अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक एंड स्ट्रोक क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक क्या होता है, स्ट्रोक का वैसे नाम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी है और क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं एंड किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक डेफिनेटली वी नीड टू टॉक अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो पहले हम आर्टेरियल सप्लाई की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रोक। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक? Anybody, what is stroke and what is transient ischemic attack? सर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक लेस देन 24 आवर्स के लिए होता है, स्ट्रोक ज़्यादा टाइम के लिए। Sir, stroke is permanent neurological परमानेंट। deficit. Yes, the best definition about this thing is कि stroke is permanent neurological deficit, transient ischemic attack is temporarily neurological deficit। ठीक है, तो stroke क्या हो गया, हमारे पास permanent deficit आ गया और हमारे पास जो temporary आएगा that is basically TIA। ठीक है जी, ओके जी। सो कैन एनीबडी टेल मी कि कल हमने लोब्स के बारे में बात की थी, ब्रेन के लोब्स के बारे में बात की थी कि हमारे पास कॉर्टेक्स में कितने लोब्स होते हैं। हमारे पास एक होता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब होते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की। किसकी बात करेंगे जनाब? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में। कोई बंदा मुझे बता सकता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन कैसे होती है? अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन से पहले ब्रेन के थोड़े ना हिस्सों के बारे में बात कर लेते हैं यार, मेरे ख्याल में ये ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करें तो ये रहा हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास आ जाता है दिस वन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद नीचे आता है हमारे पास पोन्स, फिर नीचे आता है हमारे पास मेड्यूला और फिर नीचे आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। और पोस्टीरियर साइड के ऊपर क्या लाई कर रहा होता है हमारे पास जनाब? सेरिबेलम। ठीक है, तो ये आपको कम से कम पहले ब्रेन के बारे में पता हो कि दो हिस्सों में ब्रेन डिवाइडेड है। एक है हमारे पास कॉर्टेक्स और दूसरा हमारे पास क्या है जनाब? सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में फिर आपके पास ब्रेन स्टेम आ जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन और जो हमारे पास पोन्स है और मेड्यूला है। ठीक है, अब इन सब की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ब्लड सप्लाई कैसे ब्रेन में डिवाइडेड होती है? कोई इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बता सकता है कि क्या नाम क्या है उसका जो है सप्लाई होती है ब्रेन को पूरी? सर वर्टिब्रो Circle of सिस्टम एंड Willis. कैरोटिड सिस्टम। Circle of Willis. वेरी गुड, इट इज द सर्कल ऑफ विलस। तो हम वापस उसी तरीके से आते हैं जैसे हम हमेशा बात करते रहे हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। और ब्लड सप्लाई हम किस से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है इनटू इनटू एओर्टा। आयोटा। और एओर्टा के फिर ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आगे जो आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास असेंडिंग एओर्टा, जो ये है हमारे पास असेंडिंग एओर्टा है। देन हमारे पास है आर्च ऑफ एओर्टा, जो कि ये है। फिर हमारे पास है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से तीन स्ट्रक्चर निकल रहे थे। सबसे पहले था ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, फिर उसके बाद आता था हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर तीसरा स्ट्रक्चर आता था लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। कमिंग टूवर्ड्स अवर हेयर, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे दो ब्रांचेस निकलती थी, एक ऊपर की तरफ चली जाती थी और एक राइट साइड पे चली जाती थी। जो राइट साइड पे जाती है उसको कहते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो ऊपर की तरफ जाती है उसको राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे फिर दो ब्रांचेस देती है, एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसी तरीके से इधर भी एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब समझने की बात क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो राइट है, जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वो राइट साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई करेगी। उसी तरीके से जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसमें से भी तो एक निकलेगी ना, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो ये भी सप्लाई करेगी ऊपर ब्रेन को जाकर के। अब हम बात कर रहे थे सर्कल ऑफ विलस के बारे में। सर्कल ऑफ विलस कैसे बनता है कि यहाँ से ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है, इस सबक्लेवियन आर्टरी से एक और आर्टरी निकलती है और उसको क्या कहते हैं जनाब?
इस आर्टरी को क्या कहते हैं एनीबॉडी? जो सबक्लेवियन वर्टिब्रल। दिस आर्टरी इज नोन एज वर्टिब्रल आर्टरी। तो एक होगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, एक होगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? तो कंफ्यूजन हो एनीबॉडी सो फार? फिर से समझा देता हूँ आसान करके। ये देखें, ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक था, उससे आई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे दो में डिवाइड होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हार्ट एंड नेक को सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है। सबक्लेवियन आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है और उस आर्टरी का नाम होता है वर्टिब्रल आर्टरी। अब राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों मिलती हैं, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों क्या करती हैं? मिलती हैं, ठीक है। और हम इसको यहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये रही, सॉरी, ये रही राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये रही लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ये है राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। दोनों आर्टरीज मिल गई और मिलने के बाद इन्होंने एक मेन ब्रांच बना दी आर्टरी की, और उसका नाम क्या है जनाब? उस आर्टरी का बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी, दैट इज बेसिलर आर्टरी। तो अब यहां से एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय, बेसिलर आर्टरी किससे मिलके बनती है? बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ और बाय द जॉइनिंग ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, बिफोर इट बिकम्स बेसिलर आर्टरी, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज एक एक ब्रांच देती हैं ऐसे। बिफोर बिकमिंग बेसिलर आर्टरी ये दोनों मिलती हैं और एक कॉमन ब्रांच इनसे निकलती है बाहर की तरफ, और उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। बेटा स्ट्रक्चर जितना आसानी से याद कर लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दफा फिर यहाँ दोबारा आ जाओ। ये सिंपली आप देखो, ये वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके मिल रही है सिंपली, ये है वर्टिब्रल आर्टरी, इधर से ये वर्टिब्रल आर्टरी है यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिली और आगे जाकर के इन्होंने क्या बना दिया? बेसिलर आर्टरी बना दी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले इन दोनों ने क्या किया कि मिल करके एक इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बना दी। क्या बना दी इन्होंने जनाब? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बना दी, ठीक है। जो ही ये बेसिलर आर्टरी बनती है तो वहां से एक राइट साइड पे ब्रांच निकलती है ऐसे, और एक ब्रांच निकलती है लेफ्ट साइड पर, और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो दो ब्रांचेस ने बेसिलर posterior inferior cerebral artery. now this one is basically anterior inferior cerebral artery, आयका, ये जो बेसिलर आर्टरी से निकल रही है, ठीक है। और जो, अच्छा ये ना यहाँ से भी एक छोटी सी ब्रांच आती है वर्टिब्रल आर्टरी से, इस तरीके से, जैसे अभी अर्शिया ने नाम लिया तो मुझे याद आ गया। वर्टिब्रल आर्टरी से निकलने वाली जो है उसको कहते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ऊपर वाली को एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो ये आयका हो गई और ये नीचे जो है ये पायका हो गई, ठीक है जी। ऊपर की तरफ आते हैं हम, और यहाँ पर ये बहुत सारी स्मॉलर ब्रांचेस दे रही होती है बेसिलर आर्टरी। इन स्मॉलर ब्रांचेस का नाम क्या है एनीबॉडी? पोंटाइन आर्टरी। Pontine ब्रांचेस। पोंटाइन आर्टरीज और पोंटाइन ब्रांचेस जो कि पोन्स को सप्लाई करते हैं, ठीक हो गया जी। पोंटाइन हो गई। पोंटाइन के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पर आकर के हमारे पास एक तो ये ब्रांच आती है, ठीक है, ऐसे, और एक ऐसे आती है, ठीक है जी। एंड बोथ ऑफ देम आर नोन एज, ये जो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं इनको कहते हैं इनको क्या कहते हैं हम? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो अभी तक हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस कैसे बना है। दो वर्टिब्रल आर्टरीज मिली थी, उन्होंने मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाई। बेसिलर आर्टरी बनने के बाद जो पहली ब्रांच इसने दी उसको आयका कहा गया, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद ऊपर आए तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है,
नीचे की तरफ अगर आए हम, तो हर वर्टिब्रल आर्टरी एक एक ब्रांच पहले ही दे चुकी है, जिसको हम पाइका कहते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये दोनों मिल करके एक ब्रांच देती हैं, बनाती हैं, जिसको कहते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। नाउ कमिंग ओवर हियर, इसके बाद क्या होता है, अभी यहां तक आपको समझ आया। ये यहां तक जो सप्लाई हो रही है ना, ये सारी सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को हो रही है, सारी की सारी सब। अभी तक ऊपर जो हमारे कॉर्टेक्स को सप्लाई है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। कॉर्टेक्स की जो सप्लाई है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ से आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक हम जरा जल्दी जल्दी से एक दफा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि ये सबसे पहले हमारे पास दो वर्टिब्रल आर्टरीज आई थी, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज के मिलने से एक और ब्रांच यहाँ पीछे बन रही थी, उसको इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते थे। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज जब मिली थी, तो हमारे पास एक बेजलर आर्टरी बन गई थी, और बेजलर आर्टरी से फिर बहुत सारी साइड ब्रांचेस भी निकली थी, जिनको हम पोन्टाइन आर्टरीज कहते थे, जो कि इस तरीके से जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आती है आपके पास इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये जो थी, यहाँ से एक एक ब्रांच आ रही थी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये भी आपके पास आयका आ गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास फिर एक और ब्रांच यहाँ से निकली, और उस ब्रांच का नाम था सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर cerebellar artery. Now, after formation of superior cerebellar artery, ये ऐसे ही ऊपर की तरफ ascend हो रहा है। ये आप देखिए आर्टरी ऊपर की तरफ ascend हो रही है, और यहाँ जा करके आपके पास दो मेजर ब्रांचेस आ गई। और ये दोनों मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जनाब? ये है पोस्टीरियर posterior cerebral artery, सेरिब्रल आर्टरी, अब नाम चेंज हो गया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेजलर आर्टरी कहाँ जाके एंड होती है, तो बेजलर आर्टरी एंड होती है एट द लेवल ऑफ, जहां जाकर के ये क्या करती है, दो ब्रांचेस देती है, विच आर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, अब ना आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, दैट इज कि हमने कहा था ये तो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस आई हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि यार यहाँ कहीं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी आ रही है ब्रेन की तरफ, यस और नो? yes sir, ये देखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तीन ब्रांचेस होती हैं, ये मैं आपके पास अलग मेंशन कर देता हूँ। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तीन मेजर ब्रांचेस होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। कौन कौन सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कौन कौन सी तीन ब्रांचेस डायरेक्टली निकलती हैं? कोई बंदा मुझे बता सकता है डायरेक्टली निकलने वाली ब्रांचेस बतानी है बेटा? एनीबडी? सर इंटीरियर जो कॉमन इंटीरियर आर्ट एंड और सेरिबेलर मिडल आर्टरी। सेरिब्रल। ठीक है, एक आपने कह दिया कि सर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, मिडल और सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वेरी गुड। तीसरी? central Posterior retinal artery, toroidal, posterior जी, central community, retinal, तीसरी आती है anterior पोस्टी choroidal, posterior पोस्टी communicating artery. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मैं अभी अभी समझाता हूँ आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने ये याद रखना कि ये इंटरनल से एक पहली ब्रांच निकली है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अभी कोई लोब शोब्स के बारे में आपने जिक्र नहीं करना, ना ही याद करना है, आपने सिर्फ ना आर्टेरियल सप्लाई देखनी है, और ये बार बार मैं आगे रिवाइज कराऊंगा अभी आज आपको। मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी यहाँ पे। मिडल सेरिब्रल आर्टरी के बाद इसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या है हमारे पास? Sir, एंटीरियर। communicating. ये हमारे पास कौन सी ब्रांच आ गई, कौन सी आर्टरीज आ गई हैं? ये दो हमारे पास, राइट और लेफ्ट। ये हमारे पास कौन से आ गए? ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं। जो आप कम्युनिकेटिंग कह रहे हो, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये आगे इस तरीके से चली जाती है इंटीरियर सेरिब्रल, ये यहाँ से इस तरह चली जाती है। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिकली इन दोनों सेरिब्रल आर्टरीज को आपस में कम्युनिकेट करवाती है, ठीक है।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो डायरेक्ट ब्रांच है वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आर्टरी बच गई थी हमारे पास, जिसको हम कहते थे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच किसके साथ जाके मिल रही है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच जा करके मिल रही है विद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, विद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और आपका सर्कल ऑफ विलस कंप्लीट हो गया। जरा इसको फिर से देखते हैं। ये आप देख रहे हो अपना सर्कल ऑफ विलस, हाँ, कि नीचे से दो वर्टिब्रल आर्टरीज आई, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज आगे जाकर के कम्युनिकेट की और उन्होंने बेजलर आर्टरी बना दिया। बेजलर आर्टरी बनने से पहले एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बन गई, उसके बाद आइका निकली, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी निकली, ऊपर जाकर के पोंटाइन आर्टरीज निकली, ऊपर फिर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज निकली, फिर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी आई, और उसके बाद वहां से दो ब्रांचेस गई। उसके साथ दो ब्रांचेस ने बेसिकली कम्युनिकेट किया, जो कि इंटीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलने वाली ब्रांचेस थी। और वो कौन सी ब्रांचेस हैं जनाब? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या है? पोस्टीरियर कम्युनि और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग क्या कर रही है? वो आ करके अटैच हो रही है विद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ, ठीक है। आगे अगर चलें हमारे पास, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो मजीद ब्रांचेस निकली, एक मिडिल कैरोटिड आर्टरी निकली है और दूसरी हमारे पास निकली है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी निकली है और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकली है, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है सारी बात? एवरीबडी, यहाँ तक आपको सारी बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, देखो अपने दिमाग पे जोर नहीं देना आज, ठीक है, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक्स हैं इन्होंने वैसे ही आपको घुमाना है। बस जहां तक समझाता जा रहा हूँ ना, वहां तक समझते जाओ। याद नहीं हुआ ये नहीं आपने कुछ कहना, आपने बस ये देखना है कि समझ आई है आपको, ये समझ। प्लीज एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। सर्कल सर्कल हाँ शहजादे नाम बताओ अपना मुझे, जैन तो नहीं हो तुम? जैन? तो आसिफ। ओके, नहीं सर, जैन नहीं था सर। शुक्र है जैन नहीं था। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, मुझे डाउनलोड करने दो, हम आपको यहाँ से ये सर्कल ऑफ फिलस पूरा दिखा देते हैं। एक सेकंड दे दो मुझे। एक सेकंड और दीजिएगा बेटा। ओके, सो हियर वी गो। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं खुद लेक्चर नहीं साइलेंस आज एवरीबॉडी। टफ है भाई। अब्दुल्ला आज आप, तो पिछला ही पड़ेगा अलग ना। या सर अल्लाह, मैं नहीं हूँ को होस्ट। सर को होस्ट बना दे किसी को। बना दिया बेटा। ओके, दिस इज द सर्कल ऑफ फिलस जो अभी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर दोबारा देखो आप, क्योंकि मैंने इसलिए ये इस तरीके से बनाया था ताकि आपको ना सारी बातें शुरू से पता चले। जैसे वर्टिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी? एनीबॉडी? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट और लेफ्ट लेफ्ट बोथ। बोथ की है, ठीक है बेटा। ऐसे मेंशन नहीं करना, सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच है। दोनों आई, दोनों मिली और इन्होंने मिल करके बेसिलर आर्टरी बनाई। ये देखो यहाँ पर आके आके इसको अगर हाईलाइट करें ना तो ज्यादा मजा आएगा। सो ये रही आपके पास वर्टिब्रल आर्टरीज, ये रही आपके पास वर्टिब्रल आर्टरीज। दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिली और जाकर के क्या बनाया इन्होंने? बेसिलर आर्टरी बनाई, ठीक है। बेसिलर आर्टरी ने क्या किया? पोंटाइन आर्टरीज की ब्रांचेस दे दी, ठीक है। यहाँ पर अगर नीचे बात करें तो इन्होंने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दे दी यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। और हर एक बेसिलर आर्टरी से पहले पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी निकली हुई है, ये आप देख सकते हो। ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। इधर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से तीन ब्रांचेस निकली हैं, एक इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गई आपके पास, ठीक है, एक आपके पास आ गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आ गई और एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी आ गई। दैट्स इट, टोटली सिंपल। अब आपने क्या करना है? अब आपने ब्रेन के डिफरेंट साइड्स एंड स्ट्रक्चर्स को देखना है, ठीक है। क्या करना है आपने? ब्रेन के डिफरेंट साइड एंड साइड स्ट्रक्चर्स को देखना है, ठीक है। एक सेकेंड और, ये आप लेटरल साइड से ब्रेन को देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो आप? लेटरल साइड से ब्रेन को देख रहे हो इसको। ये जो ये सारा जोन है ना, इसका लेटरल सरफेस,
लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को जो मेजर आर्टरी सप्लाई करती है दैट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर साइड को और सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर साइड को जो सप्लाई करती है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और पोस्टीरियर इंफीरियर साइड को कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोबारा से बताता हूँ। देखो आप, ये है आपके पास बेटा लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। फिर आता है ये सुपीरियर सरफेस आ गई यहाँ पर, और ये आ गई आपके पास इंटीरियर सरफेस। सुपीरियर इंटीरियर सरफेस को कौन सप्लाई करी है? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर ये आ गई आपके पास पोस्टीरियर, और ये आ गई आपके पास इन्फीरियर। और पोस्टीरियर इंफीरियर साइड को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये बात आपने ऐसे ही याद रखनी है, ये बात आपने ऐसे ही याद रखनी है। अगर हम अंदर की तरफ देखें तो मीडियल साइड ऑफ ब्रेन को कौन सी सरफेस सप्लाई, कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर को उसी तरीके से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कोई बंदा मुझे बता सकता है यहाँ पर कौन सा लोब एग्जिस्ट करता है हमारा? एनीबॉडी? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। और उसका लेना देना किसके साथ है? विजन के साथ है। यस और नो? विजन। यस सर। विजन विजन के साथ है। यहाँ पर भी देखो तो ये ऑक्सीपिटल है, यस, और इसका लेना देना विजन के साथ है। यस और नो? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी पेशेंट की पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अक्लूड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे पेशेंट के अंदर विजन लॉस मिल सकता है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो एक तो खुडे लाइन लग गई। अब पीछे बच गई हैं दो आर्टरीज, और हमने इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करना है। ठीक है, स्ट्रोक से पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आज मैं स्ट्रोक पढ़ने जा रहा हूँ। स्ट्रोक से पहले कम से कम हमें एरियाज का, ट्रोपोग्राफिकल अरेंजमेंट्स का, इन सब चीजों का तो पता हो। अगर हम यहाँ पर बात करें, लेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन की बात करें, तो आप देखो कि यहाँ पर मेजरली जो लेटरल साइड है ना बेटा, लेटरल साइड है, उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है। ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ एक चीज। ये कौन सा एरिया था बेटा? ये कल बात की थी इसके बारे में, यहाँ पर ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया, वेरी गुड। ये कौन सा एरिया था बेटा कल इसके बारे में? वर्निकीज एरिया। और इसको कनेक्ट करने वाली फेसिकुलस का नाम क्या था? आर्कुएट। क्या ऐसे ही? अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे ही जनरली आपको लग नहीं रहा कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में बंदे को एफेजिया हो सकता है क्योंकि ब्रोकास एरिया, वर्निकीज एरिया डैमेज हो सकते हैं? यस सर, नो? लग रहा है अभी तक हमने हालांकि हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जो कल का हमारा लेक्चर था उससे हमें ये पता चल जाए। तो अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये एरियाज याद रखना क्यों जरूरी है। तो प्यारे शहजादों, यहाँ पर आपने हल्का फुल्का सा जरा टच ना यहाँ पर जरूरी है लिखना, और वो क्या है? मेरे ख्याल में अगर हम इंटीरियरली सप्लाई करें तो इंटीरियर ज्यादा अच्छा है। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो मुझे कोई बंदा बता सकता है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किस किस जगह को सप्लाई करती है, किस किस एरिया को सप्लाई करती है? तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास अगर आप देखो तो लोअर लिम्ब। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास सुपीरियर को सप्लाई करती है, सुपीरियर सरफेस को, एंटीरियर सरफेस को, और मीडियल सरफेस को। मीडियल सरफेस को। वेरी गुड बेटा जी। आ जाते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी की तरफ। मिडल सेरिब्रल आर्टरी क्या सिर्फ लेटरल सरफेस को नहीं सप्लाई कर लिया? आप देखो जरा, है ना? है ऐसा कि नहीं है? एवरीबडी देखो, इसके अलावा कोई आपके पास कोई ब्रेन की इमेज अगर इसके अलावा आप देखना चाहते हो ना बेटा, वो बिल्कुल नहीं देखनी आपने। ठीक है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज मौजूदा दौर के अंदर हाउ मच इज सफिशिएंट, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पजल हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटीरियर कोराइडल आर्टरी, इंटीरियर एडमाइडल आर्टरी, ये करते यार क्या? ओ भैया, पहले हमें मेजर का तो पता हो कि मेन ब्लड सप्लाई क्या है ब्रेन की। हमें कोरोनरी आर्टरी का पता होना चाहिए, राइट कोरोनरी आर्टरी का पता होना चाहिए, मार्जिनल आर्टरी का पता होना चाहिए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का पता होना चाहिए, लेटरल सर्कमफ्लेक्स का पता होना चाहिए, लाडा का पता होना चाहिए। उसके बाद बाकी आती है माइनर। मेजर हमें पता कोई नहीं, बाकी हम छोटी छोटी चीजों के पीछे जाते रहते हैं। ये भी है जी, वो भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो एक फिजिशियन, और अगर आपको इतना पता है ना जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यकीन जानिएगा, आप लोग मार नहीं खाएंगे। ऐसे ही
ऐसे ही बात कर लेते, बिल्कुल ऐसे। अभी तक हमने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा नहीं है यार। ये वाला एरिया कल क्या कर रहा था? कल हमने बात की थी इस एरिया के बारे में, क्या कर रहा था ये एरिया? Prefrontal cortex. frontal ICD. बिहेवियर, बिहेवियर, वेरी गुड। बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इमोशनल, यस और नो? यस। तो अगर अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो जाए तो प्यारे शहजादों क्या पर्सनालिटी चेंजेस आएंगी? यस और नो? Yes, sir. चलो इसको भी छोड़ते हैं। A patient comes in the ER and he is expected to have stroke and patient's personality is totally changed today. Which artery might have been occluded? Anterior cerebral artery. It's very न्यूरो इंटरेस्टिंग क्यों है? अगर आप न्यूरो को रट्टा मारने की कोशिश करो, न्यूरो आपको 10 जन्मों में भी याद नहीं होनी। न्यूरो को अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर के चलो, न्यूरो से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी हालांकि अभी तक मैं आपको सच्ची बताऊं, अभी तक मैंने आपको स्ट्रोक का या टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ाया ही नहीं है। अभी जब उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मेरे बच्चों आपसे स्ट्रोक का कोई पॉइंट रह जाए, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करें तो ये बेसिकली पोस्टीरियो, मुझे बताओ पोस्टीरियर और कौन सी सरफेस को सप्लाई कर रही है? Inferior. वेरी सिंपल, इसमें है क्या है? वेरी सिंपल, यस और नो? यहां तक समझ आ गई आप सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक आखिरी चीज मेरे बच्चों में आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी चीज है हमारे पास, क्या है? कोई बंदा मुझे बता सकता है? homunculus. What is homunculus? Anybody? कोई बंदा बता सकता है homunculus क्या है? Topographical arrangement or topographical representation of whole human body on a brain. इस ब्रेन को ऐसे लाते हैं, सब्र करो, इसको ऐसे रखते हैं हम। मिसाल के तौर पे ये एक केक है और इस केक को मैं ऐसे काटता हूं। मैंने इस तरीके से इस केक को काट दिया और इस केक को मैंने अब क्या किया कि आपके सामने पेश किया, यानी कि अब ब्रेन को मैं यूं करके पेश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने केक को ऐसे काट करके उसकी सरफेस को आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। और वो मैं कैसे ला रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको कट किया मैंने सेक्शन में और अब आपके पास मैं इसकी अरेंजमेंट ला रहा हूँ। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे आएगी? सबसे पहले ये एक लोब आ गया, एक गंदा बना है, थोड़ा सा नीट बनाते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक लोब आ गया राइट, और इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट लोब आ गया। ये आपने क्या किया है? कट किया है। ये आप ऐसे इमेजिन करें, ऐसे इमेजिन करें कि जैसे एक बंदा सामने आपके खड़ा हो और आपने उसको एक कान से लेकर दूसरे कान के ऊपर सर से उसको काट करके आप फ्रंट से उसके ब्रेन को देख रहे हैं। और ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी लेटरल सरफेस है, और ये जो अंदर वाली साइड पे करके है ये इसकी मीडियल सरफेस है। यस और नो? एनीबॉडी? यस और नो? सही जा रहा हूं मैं? समझ आई आपको इस बात की? नहीं आई? जी सर। Yes, sir. अब ऐसे ही, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये इंफीरियर सरफेस नहीं है आपके ख्याल में? वैसे ही बताओ मुझे जरा, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही जरा अपना दिमाग लगा करके बताओ मुझे, लेटरल को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? एमसी Middle superior. बेटा इतना तो कम से कम याद रखना है एवरीबडी। वंस अगेन ये देखो गौर से, अगर ये नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सारे बच्चे अपना ऊंचा नहीं बोलना, माइक अपने म्यूट रख के बोलना और मेरे साथ बोलना है। वंस अगेन एवरीबडी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज सुपीरियर, एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन। रिपीट करो इसको, माइक अनम्यूट करके नहीं रिपीट करना, ऐसे ही रिपीट करो। मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज लेटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन। आंखें बंद करके इसको रटो। मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज लेटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन। posterior cerebral artery supplies posterior and inferior surface of the brain. अब आ जाओ, बताओ मुझे लेटरल सरफेस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? Middle cerebral artery. सुपीरियर सरफेस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? Anterior cerebral artery. Cerebral artery. मिडल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? मीडियल को And Anterior cerebral artery. anterior cerebral क्या
तो मुझे बताओ कि इस रीजन को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? ये जो मैंने कट करके ये लगाया स्टार, Anterior Anterior cerebral artery. इस रीजन को नहीं, गलत हो गया, सबर। इस रीजन को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? ब्लू वाली को। मिडल सेरिब्रल Middle cerebral artery. और ये जो आखिरी स्टार लगाया है, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? posterior Cerebral. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छा हो गया आप। अब ना इस homunculus को आगे लेके आना है दोबारा से। अब मैं ना क्या दोनों को क्या लेकर के आऊं, मैं एक ही को यहाँ पर इस तरीके से मैं रख करके देखता हूं। ठीक है जी, ये एक ही साइड में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, मीडियल मोस्ट साइड पर अगर मैं मीडियली बात करूंगा ना, ये बातें आपने याद रखनी है कि मेरा लेटरल और मीडियल से क्या मतलब है। ये सर ये चीज ना, ये यहाँ पर साथ अगर हो ना तो हमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेटरल से मतलब है बाहर वाली साइड, ये वाली साइड। मीडियल से मतलब है वो वाली साइड जो नजर नहीं आ रही, और उसको मैंने ये सामने करके रख दिया आपके। समझ आ गई ना आप लोगों को? आप मीडियल की, ठीक है, मीडियल की समझ आई। कल रात को मीडियल सरफेस के बारे में भी हमने बात की थी, यस ना, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, कि मीडियल अंदर वाली साइड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, मीडियल मोस्ट साइड पे ना इस रीजन में आपके पास पता है क्या होता है? ये एक पाँव है, ठीक है, फुट हो गया, क्या हो गया आपके पास? फुट हो गया। फिर आपके पास जाहिर सी बात है एंकल आ गया आपके पास। फिर आपके पास नी आ गई, ठीक है। फिर आपके पास हिप आ गई, ठीक है, हिप जॉइंट आ गया, थाई आ गई, ठीक है, यहाँ पे थाई भी लिख लो, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर आ गया ट्रंक, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया जनाब शोल्डर आ गया। फिर आपके पास शोल्डर जॉइंट के बाद आपके पास आ गया आर्म आ गई, एल्बो आ गई, ठीक है, रिस्ट आ गई, ठीक है। फिर आपके पास हैंड आ गया, ठीक है, हैंड, एल्बो, शोल्डर, रिस्ट। और फिर इस साइड पे आपके पास आ गया पूरा फेस, जैसे कि ये आईज आ गई आपके पास, ठीक है। फिर नोज आ गया आपके पास, फिर लिप्स आ गए, फिर टंग आ गई, और फिर नेक और नीचे वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर पूरा बेसिकली ना हेड, नेक, फेस, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते आपके ख्याल में? हाँ? ठीक है, हेड नेक फेस सिंपली, ठीक है। ये टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट है, ठीक है जी। कोई बंदा मुझे बता सकता है, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है जनाब? यहाँ पर इसी रीजन में, चूंकि ये लोअर लिम्ब का रीजन है ना, यहाँ पर जेनिटिलियस भी आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पर? जेनिटिलियस भी आते हैं, ठीक है जी। और इस साइड पे लिप्स, आई, नोज, बाकी सारे फेशियल स्ट्रक्चर ये वो। टेल मी समथिंग, अ पेशेंट हैव गॉट sensory loss of lip, neck, eye, nose. Which surface of brain is involved? ऑप्शन देता हूँ, इंटीरियर, inferior, superior, lateral। Lateral. lateral, ठीक है। इसमें वैसे बेटा मेरे ख्याल में लेटरल कहने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, क्योंकि ये देखो ये लेटरल मैंने लिखा हुआ है ये ऊपर, और ये उसी लेटरल की जगह पे मैंने ये फेस एंड नोज ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इट्स लेटरल, वेरी कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ओके, वंस अगेन, अ पेशेंट हैव गॉट सेंसरी लॉस ऑफ ट्रंक, हिप, थाई, नी, एंकल, या यहाँ छोड़ देते हैं, ट्रंक एंड हिप, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल।
एंटीरियर सुपीरियर बेटा ये इंटीरियर कैसे हो गया? इंटीरियर एं- साइड बेटा इंटीरियर, मैंने आर्टरी पूछी है मेरे बच्चों आप लोगों से? हैं? मैं सरफेस पूछ रहा हूँ ब्रेन की कौन सी है? ये वाली सरफेस कौन सी होती है? ये वाली जहाँ पे स्टार बना है मैंने, आपको क्या सुपीरियर लग रहा है? तो ये सुपीरियर सुपीरियर है, तो ये सुपीरियर है। तो यहाँ पर ये सुपीरियर क्यों नहीं है? फिर ये जो ऊपर कटा हुआ उसको मैंने सामने रखा हुआ है यहाँ पे, तो इंटीरियर तो फ्रंट पे होगी, बिल्कुल फ्रंटल लोब वाली साइड पे इंटीरियर आती है। आर्टरी का भी आप ना बताओ मुझे फिलहाल, जब तक स्ट्रोक के बारे में पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम मैंने आर्टरी के बारे में क्यों पूछना है आप लोगों से। नेक्स्ट आते हैं, अगर एक बंदे का फुट इन्वॉल्व है, जेनेटिलियाज इन्वॉल्व है, एंकल इन्वॉल्व है, तो कौन सी साइड इन्वॉल्व है? इंटीरियर, इंफीरियर, मीडियल सुपीरियर या मीडियल? मीडियल साइड मीडियल, मीडियल ठीक है। इसी तरीके से मोटर का भी सेम है, ठीक है। होमनकुलस का मोटर का भी सेम है। मोटर का भी कैसे सेम है? मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये सेंट्रल सल्कस है ना, यस और नो? सेंट्रल सल्कस की क्या निशानी है? कोई बंदा मुझे बता सकता है? सेंट्रल सल्कस बेसिकली इस लेटरल सल्कस के साथ जाकर के मीट करता है, ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक पूरा ट्रेवल करते, देखो ऐसे। और कोई सल्कस देखो, क्या ये पूरा ट्रेवल कर रहा है नीचे तक? नहीं, ऊपर से भी नीचे तक नहीं आ रहा, ठीक है। क्या ये पूरा ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं। सिर्फ सेंट्रल सल्कस वाहिद ऐसा सल्कस है जो पूरा ब्रेन को कट करता है। ये देख रहे हो, नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? सेंट्रल सल्कस क्लियरली नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर सेंट्रल सल्कस के सामने वाला जो रीजन है मेरे बच्चों, ये वाला, ये सेंसरी है, मोटर है? मोटर मोटर। और इसके पोस्टीरियर साइड पे जो एरिया है वो सेंसरी है, मोटर है? सेंसरी सही है। आप कह रहे हो कि, अब मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि सर अगर ब्रेन को आपने यहाँ से काट के सामने लाया है तो अब सेंसरी होमनकुलस है, और अगर ब्रेन को आपने यहाँ से काट के सामने लाया है तो अब मोटर होमनकुलस है। यस और नो? यस सर यानी कि अगर प्री सेंट्रल गायरस का एरिया आपने उठाया हुआ है तो वो मोटर है, और अगर पोस्ट सेंट्रल गायरस का एरिया आपने उठाया हुआ है तो वो सेंसरी है। यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? नाउ यस सर टेल मी, एक और चीज आपको बताऊं, दोनों पर टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट होती है। अच्छा, मैं ना अब इस सरफेस पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेटरल मोस्ट सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पर होंगी आईज, यहाँ पर होगा नोज, यहाँ पर होंगे लिप्स, यहाँ पर होगी नेक, ठीक है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे होगा हैंड, ठीक है, शोल्डर, वो सारी चीजें इस तरीके से, ठीक है। अब उस तरफ जाना शुरू करते हैं, अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हिप आएगा, नी आएगा, एंकल आएगा, और फिर इस तरीके से टोज आएंगे, जेनिटिलियाज आएंगे। अब आपको समझ आ रही है मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट? अब समझ आ रही है आपको किस तरीके से ये सरफेस, किस तरीके से लाई कर रहे हैं सारा कुछ? यस और नो? आप जो इंटीरियर कर रहे हो, ये इंटीरियर लोब तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ये इंटीरियर सरफेस किसके साथ रिलेटेड है? ये तो थिंकिंग, रीजनिंग, कॉग्निटिव अरेंजमेंट, पर्सनैलिटी, उसके साथ रिलेटेड है। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर ठीक हो जी, ओके। चलें अब आगे आते हैं, और कुछ बातें यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। होमनकुलस इज टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट, ठीक है। लिखने से ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम इसकी कोई फोटो जो है वो आपके साथ शेयर कर देते, ठीक है। तो वो फोटो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते ताकि आप लोगों को समझने में कल को नोट्स में आसानी हो। तो सेंसरी और मोटर होमनकुलस सेम होते हैं। होमनकुलस इज टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट बेसिकली, जो कि हो रही है किसके ऊपर हो रही है? टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑन दी ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन, ठीक है। मैं आपको एक मिनट शेयर कर देता हूँ क्लास, एक सेकंड रुके आप। कि मैंने आज हमने ना कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। ये देख रहे हो आप? वो बेस्ट ऑफ बेस्ट बेसिकली आपके पास ये प्रेजेंटेशन आ गई है इसकी, ठीक है जी। ये आपके पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गई, आपके पास मिडल आ गई, आपके पास पोस्टीरियर आ गई, ठीक है। और वहां पे सेंसरी होमनकुलस है एक साइड पे, एक साइड पे मोटर होमनकुलस है, ठीक है। सेंसरी होमनकुलस की साइड पे क्या है आपके पास? ये देखो लेग, हिप और वो सारे फुट, जेनिटली। अच्छा, ये भी आपको बताऊं मैं,
मीडियल साइड का जो है, या एक और काम कर लेते हैं यार, ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लो कि जो हमारे पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी है ना, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी कौन कौन सी थी? सुपीरियर थी, मीडियल थी और इंटीरियर थी। यस और नो, याद है? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी कौन कौन सी थी? इंटीरियर थी, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल। यस। अब इसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में? आपको लोअर एक्सट्रीमिटी ज्यादा इसमें अफेक्टेड मिलेगी, बस ये आपने याद रखना है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की अगर हम बात करें तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर क्या होता है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर आपको अपर एक्सट्रीमिटी प्लस फेस प्लस हेड एंड नेक, ये इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करें तो दैट वाज रिलेटेड टू विजन ओनली। ये बेटा बहुत टेक होम मैसेज है। Okay, after reading all these things, now we are able to talk about our today's topic, that is stroke. तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? स्ट्रोक के बारे में पढ़ना है। So what is difference between stroke and transient ischemic attack? तो सबसे पहले stroke is permanent neurological deficit and transient ischemic attack is a recurrent. Transient ischemic attack is a recurrent, basically recurrent neurological deficit और episodic और ट्रांजिएंट का मतलब होता है वक्ती तौर पे, ठीक है, वापस बाद में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का ये हो गया कि ये आता है, इट माइट स्टे और इट माइट नॉट स्टे, ठीक है। अच्छा, अब चलें हम यहाँ पर, जब स्ट्रोक है तो फिर स्ट्रोक के साथ भी मैं वो फोटो जरूर लेना चाहूंगा, ये वाला हमानकुलस का फोटो लेना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को, ताकि ना आप लोगों को कम से कम भूले नहीं स्ट्रोक यार, बल्कि जब आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक इज बेसिकली एपिसोडिक, सबसे पहले वर्ड है एपिसोडिक लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल सेंसेस या एपिसोडिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इज इट टेम्परेरी और परमानेंट? टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है, लेस देन 24 आवर्स के लिए स्टे करता है, बाद में बंदा ठीक हो जाता है, बंदा 24 घंटों के अंदर खुद ठीक हो जाता है। स्ट्रोक इज परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब किसी भी वजह से हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है स्ट्रोक की? एनीबडी? इस्कीमिया, ठीक है, इस्कीमिया, ठीक है। अब स्ट्रोक की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, और मैं स्ट्रोक को कुछ अलग तरीके से स्टडी भी किया है मैंने, और कुछ अलग तरीके से मैं इसको देखता हूँ। जैसा कि स्ट्रोक की दो टाइप्स होती हैं, एक है कॉर्टिकल स्ट्रोक जिसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है कॉर्टिकल स्ट्रोक, और एक है हमारे पास सब कॉर्टिकल स्ट्रोक। कॉर्टिकल के अंदर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, सब कॉर्टिकल के अंदर ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। बेसिक डिफरेंस बताओ मुझे, क्या है कॉर्टिकल स्ट्रोक में और सब कॉर्टिकल स्ट्रोक में? बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस। सर कॉर्टिकल स्ट्रोक में फोकल लॉस होता है और उसमें डिफ्यूज। वेरी गुड। कॉर्टिकल में फोकल लॉस होता है, सब कॉर्टिकल के अंदर डिफ्यूज लॉस होता है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ कैसे। कॉर्टिकल स्ट्रोक जो ब्रेन स्टेम से ऊपर है, ठीक है, और सब कॉर्टिकल जो ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करता है। एक बंदे को लिप्स पर लॉस ऑफ सेंसेशन है, एक बंदे को जॉ पर लॉस ऑफ सेंसेशन है, और एक बंदे को पूरी की पूरी साइड एक जो फेस की है उस पर लॉस ऑफ सेंसेशन है। आपके ख्याल में फोकल कौन सा, डिफ्यूज कौन सा? पहले वाला डिफ्यूज है, दूसरे वाला? दूसरे वाला। तो फिर से बात करते हैं। एक बंदा सिर्फ अपना हैंड मूव नहीं कर पा रहा, और एक बंदा
पूरा अपर राइट लिम्ब मूव नहीं कर पा रहा। फोकल कौन सा, डिफ्यूज कौन सा है? फोकल हैंड वाला है, डिफ्यूज लिम्ब। आपको फोकल की समझ आ रही है और डिफ्यूज की समझ आ रही है बच्चों? Yes. Yes, sir. Focal is which involves a particular part of your body. Focal is that involves a particular part of your body. Diffuse is that involves a whole side, left-sided hemiparesis. Whole left-sided hemiparesis. अगर आपके पास लाइन आती है, a person has got loss of all sensations on right side. बताओ ये कॉर्टिकल है, सब कॉर्टिकल है? पिकल है सर। सब सब cortical. सब कॉर्टिकल Subcortical. सब कॉर्टिकल है। और एक बंदे की आंख में मसला है, एक बंदे की नाक पे मसला है, एक बंदे की जेनिटिलियाज में मसला है, एक बंदे की टोज में मसला है, एक बंदे की थाई में मसला है। इज इट फोकल और नॉट? यस सर। फोकल Yes, sir. Focal. तो फोकल की समझ आ गई हमें कि सर इफ अ पर्टिकुलर पार्ट, if a particular region or part is involved, for example hand or diffuse whole side, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आते हैं हम मजीद इसकी और टाइप्स ऑफ स्ट्रोक पे आते हैं हम। स्ट्रोक की जो टाइप्स होती हैं, अच्छा टीआईए रिटर्न हो जाता है विद इन 24 आवर्स और जो दूसरा होता है वो रिटर्न नहीं होता। स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक को सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक। ओके, अब ना 3-4 डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स हो सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है हमारे पास थ्रोम्बोटिक, कोई थ्रम्बस फॉर्म हुआ है, एथेरोस्क्लेरोटिक थ्रम्बस फॉर्म हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी आर्टरी की और सही तरीके से ब्लड नहीं जा पा रहा। दूसरा एम्बोलिक, एक बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, एम्बोलस ट्रेवल किया, जाकर के पूरी की पूरी आर्टरी उसने ब्लॉक कर दी। तीसरा लेट्स से शॉक का पेशेंट है कोई हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, तो ये स्ट्रोक की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है हमारे पास, ठीक है। फिर और भी वजूहात हो सकती हैं, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक भी होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक भी होता है हमारे पास, ठीक है, इंट्रासेल्युलर हेमोरेज भी होती है, बट ये कुछ मेजर टाइप्स हैं। स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्ट्रोक में या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के अंदर इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होती है ब्रेन की, और जब कभी भी इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होती है तो एमआई में हमने क्या पढ़ा था, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन अगर होती है दैट गोना रिजल्ट इन ischemia and ischemia is followed by necrosis, yes or no? Necrosis. Yes, sir. ब्रेन के अंदर इस्कीमिया की वजह से, ब्रेन चूंकि सॉलिड ऑर्गन है, कौन सी नेक्रोसिस होगी? ऑप्शन ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस, Liquefied necrosis. केशियस, Liquefactive. लिक्विफेक्टिव। व्हाई लिक्विफेक्टिव? एनीबॉडी, व्हाई लिक्विफेक्टिव? Enzymatic digestion. ब्रेन के अंदर इंजामेटिक डाइजेशन होती है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा जी, एक पेशेंट है स्ट्रोक का आपके पास आता है, स्ट्रोक का पेशेंट हमेशा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आएगा। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने क्या लिखना है कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, बात आपने याद रखनी है, सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है जी। अब वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है, सेंसरी, मोटर एटसेट्रा। कोई बंदा मुझे बता सकता है हाउ विल यू डायग्नोज स्ट्रोक? MRI MRI. दो चीजें हम कर सकते हैं, Non-contrast. एमआरआई, नॉन कंट्रास्ट सीटी। हम नॉन कंट्रास्ट सीटी फौरी तौर पे क्यों करते हैं ब्रेन जब कभी भी पेशेंट आए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ? तो
चीप है, टाइम ही कम लेता है। टू लुक फॉर हेमरेज को एक्सक्लूड इंट्रा करने के लिए। यस, टू एक्सक्लूड हेमरेज। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सीटी के ऊपर अपेयर कब होगा स्कीमिया, ये तो 4 से 8 घंटे के बाद अपेयर होगा। और एमआरआई के ऊपर कब अपेयर होगा जनाब? एमआरआई के ऊपर आपके पास तकरीबन बहुत विद इन बहुत इफेक्टिवली जो है एमआरआई के ऊपर ये अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। और भी फिर टेस्ट हो सकते हैं, आप सीटीए कर सकते हो, आप एमआरआई कर सकते हो, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टीरियोग्राफी कर सकते हो आप, या कंप्यूटेड टोपोग्राफिक आर्टियोग्राफी कर सकते हो आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। बट मोस्ट जो हमारी फॉलो होती है वो एमआरआई और नॉन कंट्रास्ट सीटी होती है। नॉन कंट्रास्ट सीटी इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन हेमरेजिक स्ट्रोक और नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर एक पेशेंट का इस्कीमिक स्ट्रोक कंफर्म हो गया है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट? ईपीए सर। First line management is to break that clot. अगर हेमरेजिक नहीं है ना, हेमरेजिक कितनी देर बाद अपीयर होगा सीटी पे? एनीबॉडी? वो तो फौरन हो जाएगा, हेमरेज दिख नहीं फौरन। जाएगी फिर तो। जी सर। वो तो फौरन हो जाएगा, ठीक है। टू ब्रेक दैट क्लॉट, टू ब्रेक दैट क्लॉट व्हाट वी नीड टू गिव, क्या देना पड़ता है हमें? टीपीए सर। टिश्यू सबसे पहले हम प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। यस, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और उनकी क्या क्या टाइप्स है भाई? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, अल्टाप्टेज। एल्टी ये एल्टीप्लेज नहीं है, अल्टा कह रहे हो तुम? सर यही है बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये चल जाएगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर की स्पेलिंग कभी माने नहीं रखते भैया। टेनेक्टिप्लेज, ठीक है, टेनेक्टिप्लेज। यार थक गए, कोई बंदा शेर सुनाता है यार, कोई इमाम अब्दुल्ला कोई शेर सुना दो यार। यार मेरा अपना शेर बना पड़ा है। अरे सुना दो लड़के, कोई बात नहीं। सरमत सर सरमत तुम सरमत तुम सुना दो सर यार, मत सुना दे। गूगल कर लो सरमत। सर शेर व शायरी वाला बंदा और ढूंढे, तैमूर हैदर है। तैमूर हो आज क्लास में? बाय द वे नॉन कंट्रास्ट सीटी हम करेंगे टू एक्सक्लूड हेमरेज। जी सर मैं हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल कोई याद नहीं आ रहा। बेटा अपना ना सुनो, आमद का वेट ना करो, कोई और सुना दो। सर जेन में नहीं आ रहा कोई भी फिलहाल। अच्छा चलो, इस पे आते हैं हम वापस। टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर पे। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये आप कब दे सकते हो? ये इफेक्टिव होते हैं विद इन 3 to 5 आवर्स। तो पहले 3 से 5 घंटों के अंदर बेटा जी ये दे देने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बाकी क्या है, आपने देख लेना है कि उसको हेमरेज ऑलरेडी तो नहीं चल रही, ठीक है। बाकी आपने बीपी कंट्रोल करना है पेशेंट का, आपने एस्पिरिन देनी है। अच्छा और क्या क्या आप मैनेजमेंट क्या क्या दे सकते हो? उसी तरीके से जैसे आप एमआई की मैनेजमेंट नहीं करते थे, उस तरीके से इसमें भी आपने एस्पिरिन दे देनी है, आपने स्टेटिन दे देने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपने बीपी कंट्रोल ठीक करके देखना है बेटा। बीपी कंट्रोल के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव नेबिवोलोल, काविडोलोल एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या जी बेटा? एक चीज मैंने पढ़ी थी कि हम स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में बीपी ज्यादा कम नहीं करते, 160 100 मैनेज रखते हैं। उसको कहते हैं परमिसिव हाइपरटेंशन। परमिसिव हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रोक के पेशेंट में जब हम एकदम बीपी को हम वो करते हैं ना, कम करते हैं, तो ऑलरेडी हाइपरटेंशन की वजह से ना वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है ब्लड वेसल्स की ना। पहला स्टेप क्या था? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? वहां पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, ठीक है। तो उसको उसकी वजह से हम क्या करते हैं? परमिसिव हाइपरटेंशन रखते हैं ताकि इस्कीमिया डेवलप ना हो जाए इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, ठीक है। अब कॉर्टिकल स्ट्रोक की तरफ आते हैं, तो कॉर्टिकल स्ट्रोक हमारे पास 3 तरह के होते हैं, और कॉर्टिकल स्ट्रोक की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इसमें फोकल होता है, ठीक है। तो कॉर्टिकल स्ट्रोक की तरफ आते हैं। कॉर्टिकल स्ट्रोक क्या होता है? इट इज फोकल। कॉर्टिकल स्ट्रोक इज
फोकल नॉट डिफ्यूज। कॉर्टिकल स्ट्रोक की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक, फिर आता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक, फिर आता है बल्कि इसको थोड़ा क्लोज करके लिख लेता हूँ, मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक, और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा स्ट्रोक आ जाता है बेटा जी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर हमें इस फोटो की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और हम इसको जूम थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ कोने में आपके लिख लेते हैं। बेटे नोट्स बाद में हेल्प आउट करते हैं आप लोगों को या नहीं करते? जी जी सर यस करते हैं। क्योंकि ना इनकी वजह से ना बेटा मेरा लेक्चर बहुत स्लो हो जाता है आजकल, वरना मैं इतनी देर में हमने अच्छा भला वो खड़का देना होता है, ये नीट करके लिखना पड़ता है इसके लिए। तो मैंने कहा कि अगर ज्यादा वो नहीं होते तो फिर हम इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक अगर हम देखें तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन से रीजन को सप्लाई कर रही है, तो आप ये देख सकते हो, टोज, एंकल, नी, हिप, ट्रंक, जेनेटिलिया। यानी कि क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में आपको सेंसेशंस का लॉस मिल सकता है? आप यूं लिखो, मोटर स्लैश sensory loss of lower limb plus genitalias, lower limb plus genitalias, ठीक है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में। यस और नो, ऐसा ही है ना अभी तक जो आपने पढ़ा है? मुझे बताओ, यस सर। इप्सिलेटरल यानी कि अगर राइट साइड की इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है तो राइट साइड डैमेज होगी बॉडी की, या लेफ्ट साइड पे डेफिसिट मिलेगा आपको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड पे। जरा इसको दोबारा कल वाले लेक्चर पे लेके जाओ। मिसाल के तौर पे ये जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जो फाइबर आ रही हैं वो इंटरनल कैप्सूल से गुजर रही थी, मेड्यूला के लेवल पे जा रही थी, मेड्यूला के लेवल पे जा करके डीकसेट करके नीचे नहीं जा रही थी। तो यानी कि अगर ये राइट साइड की फाइबर्स थी तो ये तो लेफ्ट साइड की बॉडी को जा रही थी, और अगर लेफ्ट साइड की फाइबर्स हैं तो वो भी ऐसे ही आती हैं मेड्यूला के लेवल पे, वो मेड्यूला के लेवल पे आकर के क्रॉस कर जाती हैं और नीचे की तरफ चली जाती हैं, तो राइट साइड पे डिकसेट हो जाती हैं, ठीक है। और ये बात तो हमने बचपन में भी सुनी थी, बचपन में खैर सुनी हो ना हो, मैट्रिक में सुनी थी कि राइट साइड का दिमाग लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड का दिमाग राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। यस और नो? कभी ना कभी आपने माइंड में ये जरूर ये बात सुनी होगी। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। तो ये आपको ये मेजर मेड्यूलरी डिकसेशन के बाद ये आपको ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, मेजर आउटपुट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई यार यहाँ पर, देखो आप लोगों ने भी बताई नहीं मुझे कि सर इंटीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है वो तो बेसिकली इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन को भी सप्लाई करती थी। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। करती थी या नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। और इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन को अगर ये सप्लाई करती थी तो इंटीरियर सरफेस पे तो दो बड़े मेजर थे वहां पर यार, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था, एक फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड तो फिर थोड़ी पीछे है, इसको रहने देते हैं, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो बिल्कुल सामने नहीं है इंटीरियर साइड पे। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। देखो, तो क्या पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, सोशल बिहेवियर में चेंज आएगा, डिसीजन मेकिंग में चेंज आएगा, कॉग्निटिव फंक्शन में चेंज आएगा? यस और नो? यस हाँ सर। जी यस सर। बिल्कुल आएगा। तो वापस जाते हैं इसके ऊपर और अब देखते हैं हम, तो यह तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे कि सर जी आपको बताना चाहिए कि सर इस बंदे के अंदर बिहेवियरल चेंज भी आएगा और एक डिसइनहिबिशन फिनोमेना होता है, ठीक है, डिसइनहिबिशन फिनोमेना। और फिर होता है पर्सनैलिटी चेंज आती है बंदे में, और इनअप्रोप्रिएट सोशल स्लैश सेक्सुअल बिहेवियर्स, इनअप्रोप्रिएट सोशल स्लैश सेक्सुअल बिहेवियर्स। ठीक हो गया जी। तो ये सारे आपके पास होंगे। मिडल सेरिब्रल आर्टरी लेटरल साइड को सप्लाई करी है। खुद यार तुम खुद बताओ जरा मुझे, कौन कौन सा मसला हो सकता है इसमें सेंसरी और मोटर? मुझे बताओ जरा कौन कौन सा हो सकता है कॉन्ट्रालेटरल?
upper limb, फेस, नोज, eyes, नेक, nose, जॉ, आई, नोज, एल्बो, शोल्डर। यानी कि अगर आसान लफ्जों में कहूं तो क्या अपर लिम्ब प्लस फेस लिख सकता हूं मैं? यस और नो? हाँ, लिख यस सकता हूँ। सर। yes sir, सबसे आसान लफ्जों में ये अपर लिम्ब प्लस फेस लिख सकता हूँ ना मैं? यस और नो? हाँ जी। सर जी सर। ब्रोकास और वर्निकी भी तो है ना यहाँ पे। Wernicke's, यस, ये बिल्कुल 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 आता हूँ बेटा, मेरा बच्चा बिल्कुल आता हूँ। फिर चलते हैं पीछे, एसोसिएट करके पढ़ेंगे ना यार, जल्दी क्या है हमें। ये देखो, ये सारा लेटरल एरिया नहीं है ये सारे का सारा आपके ख्याल में? हाँ, ये लेटरल एरिया है। कौन कौन से एरिया इसमें लाए कर रहे हैं? ब्रोकास है, वर्निकेज है, ठीक है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है क्योंकि नीचे फिर इंफीरियर में आ जाता है। ब्रोकास है, वर्निकेज है, आर्कुएट फेसिकुलस है, प्री मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, और फ्रंटल आई फील्ड भी है। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ जी। yes sir, यस सर। यस सर। yes sir, ठीक है, ये आपकी डायग्राम खराब नहीं करता ना मैं। ये भी नोट्स कल शेयर नहीं किए, चलो ये भी आज शेयर कर देंगे। तो लिखें फिर जनाब यहाँ पर, क्या पेशेंट को एफेजिया हो सकता है? यस और नो? यस सर। yes sir, वेरी गुड। क्या पेशेंट को कंडक्ट वही बेसिकली वो वाला एफेजिया होता है अगर अगर डोमिनेंट साइड है तो? डोमिनेंट साइड यूजुअली लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। डोमिनेंट साइड यूजुअली लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। अच्छा, एक ब्रुकास एरिया और ये सारी चीजें, एक एक मसला है यहाँ पे, और वो पता है क्या है? अगर नॉन डोमिनेट साइड डैमेज होगी, लेट्स से राइट साइड डैमेज होगी नॉन डोमिनेट, तो फिर क्या होता है? हेमी निग्लेक्ट सर। उसको कहते हैं हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस, हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम। क्या होता है हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम? सर एक साइड की बॉडी बंदा फील नहीं कर सकता। बंदा फील ही नहीं कर सकता एक साइड की बॉडी, उसे लगता ही नहीं है कि एक साइड की बॉडी, ठीक है। बाकी क्या है, फ्रंटल आई फील्ड भी डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से आई डेविएशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा यार, एक एक बड़ी अजीब बात यहाँ पर आपने लिखनी है। दो चार बातें यहाँ पे रहती हैं फ्रंटल आई फील्ड से। एक, पेशेंट इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, इमोशनली भी वीक होता है पेशेंट, उसका एटीट्यूड एपैथिक हो जाता है। एपैथिक का मतलब होता है किसी के लिए भी इमोशंस को फील ना करना। एक यहाँ पर ना यूरिनरी रिफ्लक्स होता है, यूरिनरी स्लैश मैक्चुरेशन रिफ्लक्स, यूरिनरी स्लैश मैक्चुरेशन रिफ्लक्स, ठीक है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आखिरी आते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल सिंड्रोम, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या करती है जनाब? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर आपको क्या मिलता है? आपको प्योरली प्योरली मिलता है हेमिनोप्सिया मिलता है। आपको क्या मिलता है? विजन प्रॉब्लम। हेमिनोप्सिया मिलता है आपको, या विजन प्रॉब्लम मिलता है, बट देयर इज मैक्यूलर स्पेरिंग। और ये एमसीक्यू एफसीपीएस में एक दो दफा उन्होंने पूछा है, पास पेपर्स में है कि व्हाई देयर इज मैक्यूलर स्पेरिंग इन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ओक्लूजन। क्योंकि मैक्यूलर स्पेरिंग इसलिए होती है क्योंकि मैक्यूला को डुअल ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी उसको सप्लाई कर रही होती है मैक्यूला को, ठीक है। तो अगर मैक्यूला को एक आर्टरी अगर एक्लूड हो रही है, आपकी मिसाल के तौर पर राइट कोरोनरी, राइट सेरेब्रल आर्टरी एक्लूड हो रही है, तो जो लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी है वो क्या करेगी, वो उसको मैक्यूला को स्पेयर करवा दिया करेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी हम ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, और अभी आप बताएं मुझे कि अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है तो अपर लिम्ब फेस इन्वॉल्व होगा, एफेजिया होगा पेशेंट को, ठीक है। इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होते हैं, लोअर लिम्ब और जेनिटलियाज इन्वॉल्व होंगे, बिहेवियरल चेंजेस होंगी, डिसइनहिबिशन होगी, एटसेट्रा। कोई सवाल, कोई बात यहाँ तक आप लोगों को समझना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके सर। डन सर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी। yes sir, अच्छा, एक मैं बात बताऊं आपको।
कल हमने एक दो बातें पढ़ी थी, और वैसे तो ये सब कॉर्टिकल स्ट्रोक से लेना देना है, लेकिन अभी जिक्र कर लेता हूं मैं आपको। थैलेमस, कल आपने एक चीज देखी थी, जितनी भी सेंसेशन थी वो सारी वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से होकर के जा रही थी। यस और नो? Yes, sir. Yes. except for olfactory and all those things, all sensation pass through thalamus. Yes or no? तो क्या सारी sensation except olfaction, once again every sensation except olfaction कहां से आती है? थैलेमस से होके जाती है। अगर किसी बंदे का राइट थैलेमस डैमेज हो गया हो, अगर किसी बंदे का राइट थैलेमस डैमेज हो गया हो, तो क्या उस बंदे के अंदर लेफ्ट साइड की पूरी जो बॉडी है उसमें आपको सेंसरी लॉस देखने को मिल सकता है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ देर इज प्योर सेंसरी लॉस, इफ देर इज प्योर सेंसरी स्ट्रोक ऑफ होल बॉडी, तो क्या ये थैलेमस का स्ट्रोक है? यस और नो? तो थैलेमस यस अगर डैमेज हो तो इसको कहते हैं प्योर सेंसरी स्ट्रोक। अच्छा, कल एक और बात भी मैंने की थी, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। क्या होती है फादियत पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल की? व्हाट इज द स्पाइनल ट्रैक पास कर रहे थे। इधर से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पास कर रहा था। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जा रहा था यहाँ से। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता, मोटर मोटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रोक है तो इट इज प्योर मोटर स्ट्रोक? Yes, sir. Yes, sir. इज इट प्योर मोटर स्ट्रोक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो इट इज प्योर मोटर स्ट्रोक अगर हमारे पास इंटरनल कैप्सूल जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्टिकल स्ट्रोक्स। इफ यू हैव क्वेश्चन सो फार तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Sir, excuse me. बल्कि एक सेकंड रुको। जी जी बेटा, है अभी, वरना थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको वो बता रहा था। जी सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में। बस ये पढ़ने के बाद बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अभी आप ना यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये डिफरेंट आपको सरफेसेस मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर हमनकुलस भी देख लोगे, फिर आप यहाँ पर ब्रेन की वो जो है ये सर्कल ऑफ पिलस भी आप देख लोगे। ये सारा सेम ही है बच्चों, ठीक है। ड्यूरल वीनस साइनसेस भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको इसके साथ ही। अभी ना स्ट्रोक की तरफ जाते हैं, यहाँ आ जाओ। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की अक्लूजन का स्ट्रोक, ठीक है जी। देयर इज मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेसिस एंड लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो रहा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। बताओ जी, कोई मसला है लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो रहा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में? ये मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रहा था, ये सुपीरियर सरफेस को सप्लाई कर रहा था, प्लस ये एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रहा था। यस और नो? यस। और आप देखो, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस ऑफ लोअर लिम्ब, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, प्लस इसके साथ वो जो बिहेवियर वाली बातें वो सारी चीजें हैं ना, वो आपने डाल देनी है, ठीक है ना। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मुझे बताएं कि क्या ये जो है हम अगर स्ट्रोक पढ़ लेंगे, या क्या हम अगर फर्स्ट एड से पढ़ते हैं सिर्फ, तो क्या हमें हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी? मुझे आप बता सकते हो बेटा कि इस लाइन का कोई बंदा मतलब समझा सकता है मुझे? ये जो सामने इसमें लाइन लिखी हुई है कि ये किस तरीके से हो रहा है, जब तक उसके पास पिछला बिल्ड अप बैकग्राउंड नॉलेज ना हो। इस सिर्फ इन चीजों को, ये जो दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ये पढ़ने के लिए आज हमने पूरे 1.25 घंटे की क्लास ले ली है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अपर लिम्ब फेस को इन्वॉल्व करती है, प्लस ये वर्निकेज एरिया और ब्रोकास एरिया को इन्वॉल्व करती है। वर्निकेज एरिया को इन्वॉल्व करेगी तो बंदे को रिसेप्टिव एफेजिया होगा। उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव एफेजिया, यानी कि बंदा उसको ना कंप्रिहेंड नहीं कर सकता। और अगर ब्रोकास एरिया होगा तो उसमें क्या होगा? ब्रोकास एरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा?
पर्सन को एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा, यानी कि वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है जी। सो कंट्रालेटरल लोअर फेस एंड अपर लिम हो गया। वाई लोअर फेस? को बंदा मुझे बता सकता है अपर फेस क्यों नहीं लिखा इन्होंने, फोरहेड क्यों स्पेयर किया? सर लोअर फेस, अपर की डुअल सप्लाई अपर की होती भी, फोरहेड की भी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में डुअल ब्लड सप्लाई, डुअल नर्व सप्लाई होती है। एफेजिया इन डोमिनेंट एंड हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम इन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ठीक है जी। वर्निकेस एफेजिया एसोसिएटेड विद राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट ड्यू टू टेंपोरल लोब इन्वॉल्वमेंट। ये जब आई फील्ड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, छोड़ो इसको। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिकली सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल लोब को, और आपको मैक्यूलर स्पेरिंग के साथ जो है वो हेमिनोप्सिया देखने को मिलता है। वो हेमिनोप्सिया क्या करता है? वो हेमिनोप्सिया बेसिकली उस साइड की पूरी विजन जो है आपको जो है वो कॉन्ट्रालेटरल का मतलब दूसरी साइड की, यानी कि विजन जो है वो चली जाएगी एक्सेप्ट फॉर मैक्यूलर स्पेरिंग। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं वेबर सिंड्रोम, मिड ब्रेन स्ट्रोक ड्यू टू अक्लूजन ऑफ पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसकी वजह से आपको क्रेनियल नर्व थर्ड की पाल्सी होती है, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है। क्रेनियल नर्व थर्ड बेसिकली हमारे पास ऑक्यूलो मोटर नर्व होती है, और ऑक्यूलो मोटर नर्व की पाल्सी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्यूपल होता है ना बेटा, वो प्यूपल एक तो डायलेटेड होता है और दूसरा प्यूपल डाउन होता है, इसलिए कहते हैं डाउन एंड आउट प्यूपल कहते हैं इसको। ठीक है, डाउन एंड आउट प्यूपल। So this was all about it. If you have any question तो आप मुझसे पूछ सकते हो।